दोस्तों जय हिंद। मैं हूं मेजर राकेश। आज हम आकलन करेंगे और थोड़ी समीक्षा करेंगे भारत और चाइना के बीच में पिछले 2 दिनों में कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं, जिसके बारे में दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। और हम देखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट हुए हैं ये क्या डेवलपमेंट है, और अचानक लगभग 2020 के बाद आज 4.5 साल के बाद चाइना की तरफ से कुछ पॉजिटिव बयानबाजी हुई है, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं, जिसके बारे में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी उसके बारे में बयान दिए हैं, और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके ऑफिशियल से भी उसके बारे में बयानबाजी की है। हम देखेंगे कि ये क्या स्टेप्स हैं और इसके आने वाले टाइम पर क्या इनका जो है वो इनके फायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कल बयान दिया है कि जो चाइना के साथ हमारी डिसएंगेजमेंट को लेकर जो हमारी दोनों आर्मीज आमने सामने थी, खासकर लद्दाख के एरिया में, उसमें जो डिसएंगेजमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर जो है 75% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई है, और उसके ऊपर पॉजिटिव ढंग से काम हो रहा है। जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत और चाइना के बीच में जो सिचुएशन है बॉर्डर के ऊपर वो स्टेबल है, और हम आगे उम्मीद करेंगे कि हम इसके ऊपर और काम करेंगे। और उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में 4 जगहों पर जो है चाइनीज़ फोर्सेस ने डिसएंगेजमेंट किया है, जिसमें कि देपचौक, देपसांग और गलवान का इलाका ये प्रमुख जिनके नाम आ रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट अभी हाल ही में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल जी, और जो चाइना की तरफ से उनके काउंटर पार्ट हैं जिनका नाम है वांग यी, इनके बीच में डिस्कशंस हुए, और इनके डिस्कशंस के निष्कर्ष में दोनों देशों ने ये बयान दिए कि चाइनीज़ आर्मी इन पर्टिकुलर एरिया से अब डिसएंगेज कर रही है। देखने वाली बात यह है कि पिछले 4 सालों से भी अधिक गलवान की जो इंसिडेंट हुई थी उसके बाद 4 सालों से कई प्रयास किए गए हैं मिलिट्री लेवल पर और इवन डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों देशों के बीच में इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, पर उसके बीच में कुछ खास प्रोग्रेस हुई नहीं, और अचानक ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में और इंटरनेशनल लेवल पर कई लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद इसमें रसिया की तरफ से कोई रोल प्ले किया जा रहा है। जैसा कि डिस्कशन किया जा रहा था पहले कि इंडिया हो सकता है रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको मीडिएट करने में और उसको एक समाप्ति की ओर ले जाने में शायद कोई रोल प्ले करेगा या कर रहा है। कोशिश तो है इंडिया की तरफ से। तो हो सकता है कि रशिया ने कोई इसमें रोल प्ले किया हो, जिसमें कि चाइना ने डिसएंगेजमेंट के लिए एग्री किया है। उन्होंने माना है कि ठीक है, हम कुछ इलाकों से डिसएंगेजमेंट करना करेंगे। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये सब इतना आसान है नहीं। अगर हम पन्ने पलट के देखें तो चाइना ने 1959 में अपने जो उनकी एक जो क्लेम था, जिसको हम कहते हैं कि जो उन्होंने अपनी तरफ से क्लेम लाइन एक का जिक्र किया था, जिसे चलते फिर जो है वो 1959 के बाद काफ़ी भारत ने जिसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में से पहले 1914 में शिमला कन्वेंशन के तहत एक एग्रीमेंट हुआ था, इसमें मैकमोहन लाइन को एलओसी माना जाता था। चाइना ने 1959 में पहली बार उसके ऊपर अपना रद्दअमल दिया, जिसको कि उन्होंने मैकमोहन लाइन को नकारा, और उन्होंने काफ़ी जो इलाके इंडिया के पास थे, स्पेशली लद्दाख रीजन में, उनको अपना हिस्सा बताते हुए एक क्लेम लाइन का जिक्र किया, और उसके मैप्स भी उन्होंने इंडिया को भेजे, जिसको जाहिर सी बात है कि इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया। और उसके पश्चात काफ़ी डिस्कशंस चलते रहे, काफ़ी एक दूसरे के बारे में चाइना ने ये भी
कहा, चाइना की तरफ से ये प्रपोज़ल आया कि जिसको मैकमोहन लाइन हम कहते हैं, जो इसको पहले लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाता था, वहाँ से 20-20 किलोमीटर तक दोनों सेनाएं पीछे जाएं और उसके पश्चात जो है उनके उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए मिलिटरली। इंडिया ने जाहिर सी बात है उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि उसमें काफ़ी जो इंडिया के पास इलाके थे, हमारे पास जो इलाके थे, वो हमारे कंट्रोल से जा रहे थे। और उससे चलते फिर जो है वो, क्योंकि डिस्प्यूट बड़ा हो गया, कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया, तो 1962 में चाइना और भारत की हमारी जंग हुई, जिसमें कि चाइना का पलड़ा भारी रहा। और 1962 के बाद अभी तक चाइना जो है वो अपने क्लेम्स को वैसे ही उसी ढंग से उन्होंने उसको इंडिया के ऊपर थोप के रखा हुआ है। और चाइना इनफैक्ट ईस्टर्न रीजन में पूरे पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्से का दावा करता है, जिसको कि भारत जाहिर सी बात है उसको भारत ने नकार दिया है। और भारत ने इस बात को साफ साफ कहा है कि ये सारे इलाके भारत का एक अभिन्न अंग है और किसी भी ढंग से चाइना के क्लेम्स को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अब अचानक 4 साढ़े 4 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ है कि जैसा मैं आपको बताया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ इसमें शायद रसिया का रोल हो सकता है, जो रसिया ने चाइना को नच किया हो कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर ढील बरतें और रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करें। दूसरी बात ये जो जिसके ऊपर हम लोग गौर कर रहे हैं वो ये है कि चाइना अब धीरे धीरे इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि इंडिया अमेरिका जो पार्टनरशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और ये आने वाले टाइम में चाइना के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकती है। क्योंकि इस रीजन में देखा जाए तो भारत एक अकेला ऐसा देश है जो चाइना को किसी न किसी ढंग से मुकाबला देता है। और आज की तारीख में इकोनॉमिकली भी भारत, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो है वो चाइना से भारत की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, काफ़ी बिजनेस वहाँ से इधर आ रहा है। भारत जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि एक उभरती हुई शक्ति है, और भारत अब संसार के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भारत की प्रेजेंस है। भारत अपनी बात कहता है। भारत को दुनिया की काफ़ी कंट्रीज आज की तारीख में हम कहें तो सपोर्ट सिस्टम के रूप में मानती हैं। भारत आज की तारीख में जैसे देखा जा रहा है ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो चाइना के खिलाफ जाते हैं। चाइना की उम्मीद से बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है कि भारत का जो है इंटरनेशनली स्थान ऐसा बन रहा है जहाँ पर भारत की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। भारत की जो जीडीपी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो आज की तारीख में चाइना से आगे है। भारत अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। तो कई फैक्टर्स हैं जिन्होंने शायद चाइना को मजबूर किया हो ये स्टेप्स उठाने के लिए, जो डिसंगेजमेंट चाइना ने की है। मेरा इसके बारे में ये मानना है कि चाइना और जो चाइनीज़ नेता हैं, जो आज की तारीख में चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, या उनकी पूरा जो पॉलिटिकल ब्यूरो है, वो रसिया के कहने से या किसी कंट्री के कहने से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होंगे जितना इन्फ्लुएंस वो अपने जो उनके इंटरनल या जो उनके फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड रीजंस हैं, जहां उनको लग रहा है कि थोड़ा स्टेप बैक करने में ही हमारी भलाई है। शायद वो ऐसे कारण बन सकते हैं जिनसे चाइना ने डिसाइड किया हो कि फ़िलहाल हम इस एरिया में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा हाथ हल्का कर देते हैं। और क्योंकि उनको जो है चाइना आज की तारीख में अपनी ग्रोथ के लिए यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, और चाइना को जो है चाइना ये भी देख रहा है कि इंडिया इस मामले में पिछले 4.5 साल से इंडिया की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इंडिया अपनी उस जो इंडिया ने 2020 में जो बात कही थी कि जब तक ये डिसंगेजमेंट प्रोसेस पूरा नहीं होता है, इंडिया इसके ऊपर चाइना से किसी और ट्रेड को लेकर या कोई भी और फील्ड हो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी को लेकर डिस्कशंस के लिए रेडी नहीं है। यहाँ तक इंडिया ने रिसेंटली चाइना इंडिया के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी उनको भी स्टार्ट करने से रिकमेंस करने के लिए मना कर दिया था।
उसके अलावा चाइनीज़ कंपनी जो टिकटॉक जिसको बैन किया गया था इंडिया में, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट था, वो भी इंडिया ने एक कुछ मजबूत स्टेप्स उठाए थे, जिससे कि ये क्लियरली मैसेज गया चाइना को कि भारत इस चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है। चाइना काफ़ी टाइम तक जिसको हम कहते हैं कि टेस्टिंग दी वाटर्स, ये देखता रहा कि शायद इतना टाइम निकलने के बाद भारत की जो इसके ऊपर पोजीशन है, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर शायद इसमें कोई तब्दीली आए और भारत इसको इस पर्टिकुलर मुद्दे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। पर भारत ने उस अपने स्टांस थे उसको चेंज नहीं किया, और शायद ये अब इतने सालों बाद चाइना को इसकी अनुभूति हो रही है कि अगर हमने अपने जो उनके वर्ल्ड में जो चाइनीज़ लेड ब्लॉक्स हैं, उनको अगर अपनी साइड बना के रखना है, अगर अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को वर्ल्ड ओवर आगे बढ़ाना है, भारत में अपना मार्केट को दोबारा से उसको रीइस्टेब्लिश करना है और भारत के साथ नॉर्मल सी को लाना है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में उनको थोड़ा सा टेम्परेरी हो पर उसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और शायद उसका रिजल्ट है कि ये हम आज न्यूज़ सुनने में आ रहे हैं कि चाइना ने 4 एरिया से, ईस्टर्न लद्दाख से 4 पर्टिकुलर पॉइंट से डिसंगेजमेंट के लिए एग्रीमेंट किया है, और वो डिसंगेजमेंट हो रहा है। एक दूसरी थ्योरी जो इसके ऊपर उभर कर आ रही है वो ये है कि ये भी हो सकता है कि चाइना को ये लग रहा हो कि अब उनके लिए मालदीव्स और बांग्लादेश ऐसे 2 कंट्रीज़ हैं, ऐसे 2 स्थान हैं जहाँ पर उनको भारत को घेरने का एक मौका मिला है, और शायद वो उनका यूज़ करके और उस तरफ से भारत के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज पैदा कर सकता है, चाहे वो इंसर्जेंसी के थ्रू हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली कुछ अपने मिलिट्री पॉइंट्स वहाँ पर एस्टेब्लिश करके, और भारत में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके ऊपर, इंडियन ओशन में और उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके ऊपर वो इंटरफेरेंस कर सकता है, नज़र रख सकता है, और वो एक एक्टिव पोजीशन ले सकता है। तो ये एक एंगल है कि अगर इस तरफ से हम जो है भारत को थोड़ी सी ढील देते हैं और उसको कॉन्फिडेंस जीतते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं, तो हम दूसरी तरफ से भारत का घेराव कर सकते हैं। ये भी एक थ्योरी है जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हम इस चीज़ को जानते हैं, भली भांति समझते हैं कि चाइना की कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। जो चाइना के हमारे फॉरेन मिनिस्टर के काउंटर पार्ट हैं, वो काफ़ी टाइम से ईस्टर्न सिविलाइजेशन, 2 ग्रेट ईस्टर्न सिविलाइजेशन, इस थ्योरी के ऊपर जोर देते रहे हैं, और जिसमें वो कहते हैं कि चाइना और भारत ऐसी 2 पुरानी और ग्रेट ईस्टर्न सिविलाइजेशन है जो उनको साथ में चलना चाहिए, जिनको आपस में ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने चाहिए, जिनको आपस में बायलैटरल रिलेशंस बढ़ाने चाहिए, कल्चरल रिलेशंस बढ़ाने चाहिए। वो इस बारे में कहते रहे हैं, पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि उसका एक कारण ये है कि आज चाइना ये देख रहा है कि इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड के नज़दीक जा रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया में आ रहा है। वेस्टर्न यूरोप ले लें, यूएस ले लें, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, फ्रांस ले लें, जर्मनी ले लें, किसी का भी आप न लें, तो आज हमारे उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वो हर गुजरते दिन के साथ इम्प्रूव होते आ रहे हैं। और हमारे जो उनके साथ ट्रेड रिलेशंस हैं, डिफेंस रिलेशंस हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस हैं, आप किसी भी फील्ड में देखें तो भारत आज की तारीख में यूरोपियन वर्ल्ड से और वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी अहम तरीके से जुड़ा हुआ है, और बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत की है यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ। ये चाइना के लिए एक कहें तो एक तो चाइना आइसोलेट हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि यूरोपियन वर्ल्ड आज की तारीख में काफ़ी एरियाज में भारत को प्रेफर करता है जब इंडिया चाइना को कंपेयर किया जाता है। तो ये एक और ऐसा एंगल है, ऐसा ऐसा एरिया है जहाँ पर चाइना अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करता है कि अगर हमने भारत के साथ अपने रिलेशंस नहीं सुधारे और ये ऐसे ही डिफरेंसेस बने रहे, तो चाइना को इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबिलिटी मिलनी चाहिए यूरोप और वेस्ट में, वो नहीं मिल पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, वो मार्केट जो चाइना को कैप्चर करने हैं, जिनके ऊपर चाइना इतने सालों से काम कर रहा है, उनको उनमें
एंट्री लेना और उसके ऊपर वहाँ पर प्रिवेल करना चाहने के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिन्होंने चाइना को कंपेल किया है कि वो ये जो ईस्टर्न लद्दाख में जहाँ पर डिसंगेजमेंट को लेके अचानक ये डेवलपमेंट हुआ है उस कदम को उठाने के लिए। और जाहिर सी बात है जी कि हर कंट्री अपना बेनिफिट देखती है, चाइना भी अपना बेनिफिट देखता है। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो भारत की पोजीशंस को मानते हैं या हमारे स्टांस को मानते हैं या एलओसी को एलएसी को उस तरह से रिजॉल्व करना चाहते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसा चाइना से उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इनफैक्ट चाइना से कोई भी ये उम्मीद करना कि वो सिर्फ पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए और दोनों देशों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए वो कुछ अपने स्टांस को सॉफ्टन करेंगे, ये उम्मीद रखना एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि ये एक बेवकूफ़ी होगी। जैसे मैंने कहा कि ये कोई मैच्योर थिंकिंग नहीं होगी। चाइना डेफिनेटली फील्स थ्रेटन्ड बाय इंडिया, क्योंकि इस एशिया पैसिफिक मान लें या एशियन रीजन में आज की तारीख में अगर चाइना से बराबर की नज़रों मिलाकर कोई बात कर सकता है तो हमारा देश है। बाकी चाइना किसी की ना सुनता है ना परवाह मारता है। जो ग्रेटर चाइना पॉलिसी है, अगर चाइना को उसके ऊपर भी आगे बढ़ना है तो उसमें उसको कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को सॉफ्टन करना पड़ेगा, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि भारत के रिलेशनशिप उन नेशंस के साथ, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, जापान हो गया, उनके साथ बड़े गहरे रिलेशनशिप हैं, जहाँ चाइना जो है वो ग्रेटर चाइना पॉलिसी अपना एक्सपेंशनिस्ट वाला जो उनका काम है, दूसरों के इलाकों को चाइना में क्लेम करना, तो वहाँ भी भारत एक चाइना के लिए पोटेंशियल थ्रेट है। क्योंकि ये सारे देश मिलकर जो है भारत के साथ मिलकर अपने आप में इंडिविजुअली ये देश चाइना का मुकाबला किसी भी रूप से नहीं कर सकते हैं। जब भारत साथ में मिल जाता है और भारत को उसके ऊपर जो है यूएस का सपोर्ट मिल जाता है तो एक पोटेंशियल थ्रेट बन जाता है, एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन जाता है, एक पूरा का पूरा जो है हम ये कह सकते हैं कि एक ग्लोबल गैंग या ग्लोबल ग्रुप बनकर एक चाइना के लिए थ्रेट बन जाता है। तो ये सब जो इश्यूज हैं और ये सब जो मैंने आपको कुछ कारण बताए, उसके चलते हुए शायद चाइना ने ये स्टेप अभी उठाया हो। पर ये कह देना कि क्या चाइना परमानेंटली जो एलएसी को लेके जो इशू है उसको भारत के साथ एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और चाइना जो उसकी जो उनका जो उनकी स्ट्रेंथ, जो उनका पिलर है, वो चाइना को एक्सपेंड करना और दूसरे देशों की टेरिटरीज पे नज़र लगा के रखना, वो उनका कोर है। उसके ऊपर चाइना कभी भी इतनी आसानी से उससे पीछे नहीं हटेगा। तो है हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, अगर चाइना डिसंगेजमेंट कर रहा है तो अच्छी बात है, पर उसको लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला करना या बहुत ज़्यादा उम्मीद करना या ये सोचना कि अब तो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप परमानेंटली इम्प्रूव हो जाएंगे और सब कुछ जैसा हम चाहेंगे एक अच्छे पड़ोसी की तरह वैसा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करना मेरे ख्याल से जो है कोई बहुत बड़ा मैच्योर थिंकिंग नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप हमें देखना चाहिए कि चाइना क्या कह रहा है, कर क्या रहा है, कितना कर रहा है, जितना वो कह रहा है उतना भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना होगा और हमें बहुत ही कॉशन लेकर आगे देखना होगा कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर इंडिया चाइना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग अब जो है उन्होंने ये रूमर या बातें करना शुरू कर दी हैं कि अब जो है हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे, आगे बहुत जाके बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, दोनों देशों के बीच में बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होंगे और हम आपस में मिलकर जो है सामने आएंगे एक फोर्स बनकर। तो वो सब बहुत दूर की बातें हैं। अभी फ़िलहाल हमें बहुत ही कॉशन लेकर ये देखना पड़ेगा कि डिसंगेजमेंट प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही है, और उसके पश्चात चाइना आगे इंटरनेशनली हमारे पड़ोस में और क्या एक्टिविटी कर रहा है और क्या उसके आगे के इरादे हैं,
उसको देखकर ही हमें आगे कोई स्टेप उठाने चाहिए, ना कि सिर्फ ये एक बयान आ गया कि हम छोटी सी जगह पे डिसंगेजमेंट कर रहे हैं, और वो भी 4.5 साल बाद के प्रयासों के बाद अगर चाइना एक छोटा सा कदम उठा लेता है या वो इशारा भी करता है कि उठा रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। हमें इसके ऊपर बढ़ना है, पर पूरे कॉशन के साथ, पूरी अलर्टनेस के साथ, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर अगर हम ये कहें कि जैसा वो कह रहे हैं, जैसा वो इशारा कर रहे हैं, वैसा वो करेंगे, और वो हमारे जो हमारी पोजीशन है उसके ऊपर वो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी दिखाएंगे, ये सोचना और इस प्रकार की सोच रखना मेरे ख्याल से नामुमकिन है, और ये हमारी भूल होगी। हम पहले भी जो हम जिस हिसाब से हमने चाइना के ऊपर फेथ किया था, ट्रस्ट किया था, उसका हम अंजाम भुगत चुके हैं। हमें अब वो भूल दोबारा से नहीं करनी चाहिए, और एक बार फिर रिपीट करूँगा कि हमें बहुत ही कॉशन से इसके ऊपर स्टेप्स उठाने चाहिए और हमें इसके ऊपर गहरी नज़र रखनी चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।